अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया को आजकल ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ चूंकि मोदी का मंजा ठोका गया है और साथ जो पैरेलल है नाज़रीन वो यमन में होतीज़ और सऊदी अरब का जो फेस ऑफ हो गया है उसे मॉनिटर कर रहा था। लेकिन इसी दौरान एक खबर आई और इस खबर ने नाज़रीन मुझे मजबूर किया है कि मैं इस वीलॉग का आगाज़ एक शेर के साथ शुरू करूँ। और ये शेर है नाज़रीन जॉन एलिया साहब का। इसमें वो फरमाते हैं कि मैं खुद बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर दिया और मलाल भी नहीं, यानी खुद को बर्बाद कर, खुद को खुद ही आग लगा बैठा और कोई अफसोस नहीं है। खुद को तबाह कर दिया है और मैं मुस्कुरा रहा हूं और मुझे कोई अफसोस नहीं है। खबर नाज़रीन आज़ाद कश्मीर से है। यह खबर उमर नज़ीर कश्मीरी साहब के पेज से नाज़रीन बाकायदा से रिपोर्ट हुई है। आज़ाद कश्मीर के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट दानिश अरशाद साहब इस खबर को कंफर्म कर रहे हैं। मोहतरम काशिफ मीर साहब ने बाकायदा से इसे अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लिखा है, शेयर कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। खबर यह है कि नाज़रीन आज़ाद कश्मीर के अंदर फुल ऑन एहतजाज की या मार्च की कॉल दे दी गई है। यह मार्च कल 26 तारीख को मीरपुर डिवीजन से शुरू होगा और फिर यह नाज़रीन मुख्तलिफ हिस्सों में यह मुजफ्फराबाद की तरफ जाएगा। हम नाज़रीन गुज़श्ता एक महीने से जब से मैं बाहर आया हूं या जब गिरफ्तार था या जब गिरफ्तारी से पहले भी नाज़रीन हाथ जोड़कर दरखास्त करके अपने वीलॉग्स के जरिए अपनी पोस्ट के जरिए दरखास्त करते रहें, चीखते रहें, चिल्लाते रहें कि भाई ये एक सियासी मसला है, इसका एक सियासी हल निकालें, कोई ना कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालें। आज़ाद कश्मीर में नाज़रीन वोट मांगने के लिए बिलावल भुट्टो सरदारी भी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा की बसें जा रही हैं। लेकिन नाज़रीन हकीकत बात यह है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर वी नीड अ पॉलिटिकल सोल्यूशन, लेकिन वो सियासी सोल्यूशन नाज़रीन अभी तक राइट नाउ इस लम्हे तक वो निकल कर नहीं आ रहा, इस लम्हे तक वो निकल कर नहीं आ रहा। चंद दिन पहले बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई थी, बहुत सारी पॉजिटिव खबरें नाज़रीन दोनों तरफ से रिपोर्ट हुई थी। दुआ भी यही थी कि अल्लाह करे कोई इसका हल निकले, सोल्यूशन निकले। नाज़रीन डैमेज बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा। क्या हम दोबारा से नाज़रीन एक कन्फ्रंटेशन, एक मजीद मैसिव टकराव, एक और ऐसी सूरत हाल बनते हुए देखेंगे? अभी भी नाज़रीन वक्त है, अभी भी वक्त है। मेरे देखने वाले बराए मेहरबानी रोल प्ले करें, हमें सुनने वाले नाज़रीन बराए मेहरबानी रोल प्ले करें, पावर कॉरिडोर्स नाज़रीन रोल प्ले करें, पॉलिटिकल पार्टीज रोल प्ले करें, एक्शन कमेटी के लोग नाज़रीन रोल प्ले करें और इस सिचुएशन को एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ लेकर जाएं। इसका हल 1 महीने बाद, इसका हल 6 महीने बाद, इसका हल 2 महीने बाद, इसका हल कल निकले, इसका हल साल बाद निकले, 10 साल बाद निकले। एक रिकॉन्सिलिएशन, एक नेगोशिएशंस, टेबल टॉक, बैठकर डिस्कस करके, गले लगाकर, एक दूसरे के माथे चूमकर, पपियां देकर नाज़रीन रोटी छोटी साथ बैठकर खाकर इसका हल निकलेगा, इस मसले का सोल्यूशन निकलेगा। बराए मेहरबानी इसका पॉलिटिकल कोई ना कोई सियासी हल निकालें। कश्मीरी और पाकिस्तानी कोई अलग नहीं है, ये एक ही जिस्म है नाज़रीन और ये एक ही लोग हैं, ये हर तरह से जुड़े हुए हैं, ये हर तरह से जुड़े हुए हैं। बहरहाल नाज़रीन अल्लाह ताला करे कि अभी भी टाइम बाकी है, अभी भी वक्त बाकी है कल तक, और अल्लाह करे इसका कोई ना कोई हल निकले। 27 तारीख को नाज़रीन मीरपुर डिवीजन के अंदर इंतखाबात हैं और उससे पहले जो मार्च है उसकी कॉल दे दी गई है। उसके बाद नाज़रीन मुजफ्फराबाद डिवीजन में और फिर पुंछ डिवीजन में। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और खबर नाज़रीन पहले पड़ोसी मुल्क की तरफ जाते हैं और फिर जो मशरक़ वस्ता के अंदर सूरत हाल बनी हुई है, खास तौर पर नाज़रीन सऊदी अरबिया की एयरफोर्स हरकत में आई है। ये जो रॉयल सऊदी एयरफोर्स है वो हरकत में आई है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर नाज़रीन वहां के नौजवानों ने बिल्कुल मंजा ठोक कर नाज़रीन मोदी का रख दिया है। ये एक अनबिलीवेबल, अनप्रेसिडेंटेड मूवमेंट आज़ाद कश्मीर के अंदर चली है, इंडिजिनस मूवमेंट। वहां के अपने नौजवानों की वो खड़े हुए और उन्होंने नाज़रीन एक बहुत बड़ी ताकत को, एक बहुत बड़ी बदमाशी को उन्होंने रौंदा है। उन्होंने पलटकर, मुंह के बल पलटकर उसे पूरे के पूरे निजाम को नाज़रीन नीचे फेंका है। यह सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की या मोदी की शिकस्त नहीं है नाज़रीन, ये वहां पर बैठे हुए वहां से खास किस्म का प्रोपेगेंडा करने वाले उनकी शिकस्त है। ये वहां पर नाज़रीन बैठे हुए ताकत के कंट्रोल की एक बहुत खौफनाक किस्म की शिकस्त है। ये गोदी मीडिया की नाज़रीन बहुत बड़ी शिकस्त है। यह बात आपने ज़हन में रखनी है। यह मोदी को 1-2.5 से ज्यादा अरसा हो चुका है, 14-15 साल हो गए हैं वो बंदा इख्तियार में है। उसने तमाम तर रियासती ढांचे को नाज़रीन वहां पर कंट्रोल किया हुआ है। अपोजिशन शिकस्त तो दूर की बात है नाज़रीन, उसे कमजोर नहीं कर सकी, वीक नहीं कर सकी। रफाइल मारे गए, एयरफोर्स उसकी मारी गई, मिलिट्री उसकी मारी गई, खौफनाक वाकया हुआ पहलगाम के अंदर नाज़रीन। ये सारी डेवलपमेंट उस बंदे को उस लेवल पर नहीं ले जा सकी जो वहां के अंदर, उस मुल्क के अंदर नौजवानों ने नाज़रीन वहां पर किया है। अनबिलीवेबल विक्ट्री, अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री। गोदी मीडिया के खिलाफ, वहां के प्रोपेगेंडे के खिलाफ, वहां की पुलिस के खिलाफ, वहां की आरएसएस के खिलाफ, वहां के मोदी के खिलाफ और मोदी के पूरे कंट्रोल निजाम के खिलाफ। बहुत मैसिव सक्सेस। अब नाज़रीन जो मैं देख रहा था कि जो काकरोच जनता पार्टी है वो चंद ऐलानात कर रहे हैं और इसी दौरान नाज़रीन जो इसको लीड कर रहे हैं अभिषेक दिपके, उनकी एक स्टेटमेंट है नाज़रीन जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट है कि जिसने इस सारे मसले को एक अलग ही रंग दे दिया।
अभिषेक दिपके खड़े होकर ये कह रहे हैं प्रधान के इस्तीफे के बाद, उसने कहा कि अगर भारत के अंदर से, इंडिया के अंदर से अगर हिंदू मुस्लिम की सियासत खत्म कर दें, यानी अगर एंटी मुस्लिम या फिर हिंदुओं को ये इस तरह की पॉलिटिक्स ना हो, अगर इशू बेस्ड पॉलिटिक्स हो इंडिया के अंदर, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स हो, तो उसने कहा कि तब मुल्क भी तरक्की करेगा और बड़े बड़े बुर्ज गिर जाएंगे। ये नाज़रीन असल मसला है। उसने कहा कि अगर धर्म के ऊपर रिलीजन के ऊपर इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स ना हो तो फिर बड़े बड़े बुर्ज गिर जाएंगे अगर इशू बेस्ड पॉलिटिक्स हो। अगर इशू बेस्ड पॉलिटिक्स नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर भी हो, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स, मसाइल लोगों के हल करने हैं, मसाइल अवाम के हल करने हैं। ये इशू है 5 साल बाद कहां पर खड़ा है, ये इशू है 3 साल बाद कहां पर खड़ा है, ये इशू है 2 साल बाद कहां पर खड़ा है, इसको एड्रेस करना है, इसको फिक्स करना है। तो ये नाज़रीन नेक्स्ट। अच्छा, फिर नाज़रीन आगे वो क्या करें, वो ये कह रहे हैं, उनके जो सौरभ दास हैं, जो तर्जुमान स्पोक्स पर्सन है इस काकरोच जनता पार्टी के, उनका ये कहना है कि भाईजान बात ये है कि ये सिर्फ आगाज है, अभी माफी मांगी जाएगी, अभी उन पुलिस वालों को अकाउंटेबल किया जाएगा जिन्होंने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, अभी वो ठुल्ले तमाम तर पुलिस वाले, उन ठुल्लों का एहतसाब होगा, वो पुलिस वालों का एहतसाब होगा जिन्होंने यहां पर बच्चों को लाठियां मारी हैं, डंडे मारे। तो वो कह रहे हैं कि हम इस काकरोच जनता पार्टी और हमारा जो प्रोटेस्ट है, हम इसे पूरे इंडिया के अंदर नाज़रीन फैलाने जा रहे हैं। तो ये नाज़रीन बुनियादी तौर पर वो कंकर है जिसने इस जो बहुत बड़ी दीवार बनाई गई थी नाज़रीन, नीचे से एक ईंट ये कंकर एक हट गया है, एक ईंट नीचे से निकल गई है नाज़रीन। अब ये डावाडोल नाज़रीन इंडिया के अंदर पूरे का पूरा सिस्टम, पूरे का पूरा निज़ाम नाज़रीन जो नजर आ रहा है कि हो गया। मशरक़ वस्ता से नाज़रीन खबर यह है कि अमेरिका ने कोई स्ट्राइक नहीं की और ना ही स्ट्राइक की अनाउंसमेंट किया आज रात को। तो अमेरिका नाज़रीन खामोश हो गया है, ट्रंप अचानक से खामोश हो गया है। ये जो खामोशी है, और अब हरमुज से ईरान ये कह रहा है कि हमने 4 टैंकर्स को वापस भेजा है और हमने सिर्फ वार्निंग शॉट्स फायर किए और वो वापस चले गए। ट्रंप साइलेंट, खामोश। ये खामोशी नाज़रीन 2 वजूहात की वजह से है। एक शायद वो दोबारा से, यानी खबर भी रिपोर्ट हो रही है कि वो दोबारा से ईरान को कह रहे हैं कि वो जो पुराना वाला मुहैया जो पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया था उसकी तरफ दोबारा से आए, और कतर के जरिए भी वो कोशिश कर रहे हैं नेगोशिएट करवाने के लिए। चाइना भी पुश कर रहा है, तो लेट्स सी, वो शायद चाह रहे हैं कि एक स्पेस क्रिएट की जाए, नेगोशिएशंस हो। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन ये जो खामोशी है ट्रंप की, पॉसिबिलिटी ये है कि वो एक मैसिव अटैक नाज़रीन प्लान कर रहे हैं। ये बात ध्यान में रखें, ईरान अमेरिका की एयरफोर्स को नहीं रोक सकता। ईरान अमेरिका की मिलिट्री जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न डे वॉरफेयर जिस लेवल पर जाकर अमेरिका लड़ता है नाज़रीन, वो उसे शिकस्त नहीं दे सकते। ईरान सिर्फ एक काम कर सकता है कि उसने इस जंग को सर्वाइव करना है, और ईरान जिस स्ट्रेटेजी के ऊपर गामजन है वो इस जंग को महंगा तरीन बना रहा है, वो इस जंग को एक्सपेंसिव बना रहा है, वो इस जंग की कॉस्ट को नाज़रीन इतना बढ़ा रहा है कि अमेरिका इंप्लोड हो, यानी बाहर से एक्सप्लोड बाहर से फटना होता है, इंप्लोड अंदर से फटना होता है, कि अमेरिका अंदर से फटे, अंदर से धुआं निकले। यानी अमेरिका के अंदर नाज़रीन तारीख में पहली बार गैस $4 तक चली गई है, और नाज़रीन पूरे मशरिक़ वस्ता की इकोनॉमी चोक हो गई, बंद हो गई पूरी दुनिया से। हम खुद नाज़रीन पेट्रोल की प्राइसेस यहां पर बढ़ रही है, तो पूरी दुनिया में नाज़रीन इस जंग की वजह से कीमत में इजाफा हो रहा है। तो ईरान इस जंग को इंटेंशनली इसकी कीमत बढ़ा रहा है, इसे एक्सपेंसिव तरीन, महंगी तरीन जंग बना रहा है। एक तरफ $37 अरब अमेरिका फूंक चुका है, $90 बिलियन और मांग रहा है, और साथ साथ उनके फौजी मारे गए ना। तो ईरान की स्ट्रेटेजी यह है कि मैंने इस जंग को सिर्फ अब्सॉर्ब करना है, सर्वाइव करना है और आगे निकलना है। अब जो खबरें आ रही है नाज़रीन कि ईरान के अंदर बाकायदा से नाज़रीन जो आम लोग हैं उन्हें एक तो ट्रेन किया जा रहा है, लेकिन काफी सारा उन्होंने वो एज लिमिट भी नीचे कर दी है, मजीद लोगों को ट्रेन कर रहे हैं जंग के लिए। फिर नाज़रीन ईरान के जो लोग हैं, आम शहरी हैं, वो बाकायदा से कोस्ट लाइन के ऊपर घूम रहे हैं, वो खुद सर्वेलेंस कर रहे हैं, वो खुद सर्वे कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये खबरें भी आ रही हैं कि क्या जो पिकैक्स पहाड़ है जिसके नीचे बताया जा रहा है कि अमेरिका के पास इंटेलिजेंस मौजूद है कि इसके नीचे ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है, क्या कमांडोज उतारेगा, और अगर कमांडोज उतारता है तो क्या ये ईरान का एक प्लान है, एक ट्रैप है। तो ये बहुत सारी चीजें जो नाज़रीन अमेरिका को इस वक्त फिलहाल खामोशी की तरफ लेकर गई हैं। लेट्स सी खामोशी कैसे ट्रांसलेट होती है। लेकिन इधर नाज़रीन दूसरे महाज के ऊपर, बाबुल मंदेब के ऊपर खामोशी नहीं है। यहां पर नाज़रीन जो खबर आ रही है वो खबर ये है, एक तो जो खबर आई थी कि 3 मिसाइल जाकर लगे हैं ये सऊदी अरामको रिफाइनरीज के ऊपर। फिर नाज़रीन एक और खबर आई है कि यम्बू पोर्ट की जानिब हौथियों ने मजीद मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं और ये इंटरसेप्ट हुए हैं। अब नाज़रीन खबर ये आ रही है कि जो रॉयल सऊदी एयरफोर्स है उन्होंने बाकायदा से हौथियों के जो वेपन डिपो हैं और मिसाइल लॉन्चर्स हैं उन्हें अलबत्ता तबाह किया, कार्रवाई किया और बड़ी तगड़ी कार्रवाई की। तो नाज़रीन इधर आपने हरमुज साइलेंस, खामोशी है, साइलेंस है यहाँ पर। उधर बाबुल मंदेब नाज़रीन वो एक नया मास खुल गया है। तो दूसरा फ्रंट नाज़रीन ईरान ने खोल दिया। तो ईरान नाज़रीन एक तरफ इधर जंग को महंगा बना रहा है, दूसरा वो जंग को नाज़रीन बढ़ा रहा है। पहले
صرف ادھر تک تھا، پھر یہ لبنان میں حزب اللہ حرکت میں آتا ہے، پھر ناظرین اس کی دوسری جو پروکسی ہے ہوسی وہ حرکت میں آ گئے. تو یہ جنگ ناظرین ایکسپینڈ کر رہی ہے اور یہ پھیل رہی ہے. باقر غالیباف کی سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگی، ایران کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ بھائی جان یا تو ہم سیکیور ہوں گے اور پھر سبھی سیکیور ہوں گے، اگر ہم سیکیور نہیں ہیں تو کوئی بھی سیکیور نہیں ہے. یا تو ہم تیل بیچیں گے تو ساری دنیا بیچے گی، اگر ہم بھی تیل نہیں بیچیں گے تو دنیا میں کوئی بھی تیل نہیں بیچے گا. تو سعودی عرب نے ناظرین کاروائیاں شروع کر دی ہیں. سعودی عربیہ والا معاملہ آتا ہے، سینسٹیو معاملہ ہے، obviously پاکستان کا ایک ڈیفنس کا معاہدہ ہے، ڈیفنس پیکٹ ہے. تو لیٹس سی یہ چیز کیسے ٹرانسلیٹ ہوتی ہے آگے. اب ناظرین دوسری جانب ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہے جہاں پر شاہد خان افریدی صاحب گراؤنڈ سے باہر آ رہے ہیں، ایک نوجوان یا مدعا ان تک جا رہا ہے اور شاہد خان افریدی صاحب اسے کو دھکا دیتے ہیں، سر میں تھپڑ مارتے ہیں. اس کے بعد شاہد کو سننا مناتا ہے کہ میں پٹکار ماروں اسے چل میں کو سننا مارو اسے اس جگہ کے اوپر مارو کو سننا. اچھا ویڈیو میں ناظرین شاہد خان افریدی کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے. دیکھیں شاہد خان افریدی نے ناظرین اپنا نام بہت زیادہ ڈبویا ہے اور شاہد خان افریدی نے ایسی اٹھ پٹانگ قسم کی حرکتیں پولیٹیکل کی ہیں کہ جن سے یہ تاثر ملا ہے کہ پاکستان کے جو مقبول ترین لیڈر ہیں عمران احمد خان نیازی شاہد خان افریدی خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے سامنے کہیں پر کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ناظرین شاہد خان افریدی کے اوپر ایک بڑا ان کا جو امیج ہے بہت زیادہ ڈاؤن ہوا ہے. لیکن یہ جو واقعہ ہے ناظرین اس میں یہ خبر بھی رپورٹ ہو رہی ہے کہ شاہد خان افریدی کے ساتھ شاید ان کے بچے تھے یا کسی بچے کا انہوں نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا. لہٰذا برائے مہربانی ناظرین تھوڑا سا انڈرسٹینڈ یہ بھی کریں کہ یہ جو سٹارز ہیں ان کی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے، یہ بھی سائیکولوجیکل کسی ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ افریدی نے جو کیا ناظرین مکمل طور پر غلط ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی ریسپانسبلٹی آ جاتی ہے جب آپ کے سٹیکس بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے. پولیس کا کام تھا شاہد خان افریدی کو ٹھیک سے اسکارٹ کرنا، لیکن ناظرین ہمارے لوگوں کو بھی، ہمارے دوستوں کو بھی، میرے جیسے لوگوں کو بھی ناظرین سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ایک سٹار گزر رہا ہے، اگر آپ نے ٹک ٹاک بنانا ہی ہے تو کم از کم تھوڑا سا ناظرین فاصلہ رکھیں. آپ یقین مانیں ناظرین یہ ٹک ٹاک کی اٹھ پٹانگ کے لیے بھی بعض اوقات ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں، کوئی بھی بندہ ہو ناظرین وہ ولنریبل ہو جاتا ہے. بلکہ میری بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں ناظرین، پاکستان کے بڑے مشہور ٹک ٹاکس ہیں، وہ ہوٹلوں میں کھانا کھانے جاتے ہیں، پیچھے فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، خواتین بیٹھی ہیں، بچے ان کے موجود ہیں، وہ ایک پرائیویسی کا ناظرین خیال نہیں کرتے اور کیمرہ لگا کر شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمارے لوگوں کو بھی ناظرین تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے اور شاہد خان افریدی کو سمجھنا چاہیے کہ بہت بڑا سٹار ہے، کرکٹ کا بہت بڑا سٹار ہے، کچھ ریسپانسبلٹی ان کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے. خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.